बहुत अधिक आवश्यकता है। अब इस न्याय के तलवार कौन कौन से हैं? तो इस न्याय के दो तलवार माने जाते हैं। कौन कौन से दो तलवार माने जाते हैं? एक प्रमाण और दूसरा न्याय। तलवार क्या है? न्याय के तलवार। न्याय मतलब युद्ध है। युद्ध कैसे जीतोगे आप? तो जैनी कहते हैं प्रमाण और न्याय, इनसे हम युद्ध जीतते हैं। अब बताओ प्रमाण किसे कहते हैं और वो कितने होते हैं? तो अपन ने पहले ही देखा है, जैन न्याय में मुख्य रूप से कितने प्रमाण बताए हैं? जैन न्याय में मुख्य रूप से दो ही प्रमाण बताए हैं। दो प्रमाण कौन कौन से हैं? न्याय की ही शैली से बात करेंगे तो पहले प्रत्यक्ष कहेंगे और फिर परोक्ष कहेंगे। आगम की शैली से बात करेंगे तो पहले परोक्ष कहेंगे फिर प्रत्यक्ष कहेंगे। उसका राज आपको पता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। न्याय में हो गया पहले प्रत्यक्ष और फिर परोक्ष। अब प्रत्यक्ष पहले हमने क्यों रखा है, उसके दो रीजंस हैं, लिख लो आप भले ही चाहो तो। प्रत्यक्ष को पहले रखने के दो विशेष कारण हैं न्याय में। सबसे पहला कारण तो ये है, बिना इंद्रियों की प्रवृत्ति किए कोई भी ज्ञान नहीं होता। सबसे पहला कारण क्या है? बिना इंद्रियों की प्रवृत्ति के कोई भी ज्ञान नहीं होता। हाँ, अच्छा, हाँ नहीं बताता हूँ, ठीक है। बिना इंद्रियों की प्रवृत्ति के हमें कोई ज्ञान नहीं होता। पहला तो कारण ये है कि हमने प्रत्यक्ष प्रमाण को पहले क्यों रखा है। और दूसरा कारण ये है क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण में केवल ज्ञान होता है, इसीलिए उसे पहले रखा है। सबसे महान ज्ञान कौन सा? प्रत्यक्ष की परोक्ष। यहाँ वो वाली बात नहीं कर रहे हैं, कौन सी? भैया सिद्ध भगवान महान हैं, लेकिन फिर भी हम पहले किसको याद करते हैं? अरहंत भगवान को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया है हमें। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हिसाब लगाना है, नहीं तो फिर परोक्ष प्रमाण ज़्यादा महान हो जाएगा और प्रत्यक्ष प्रमाण कम महान होगा। नहीं, केवल ज्ञानात्मक महानता होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण को सबसे महान कहा जाता। तो उसके दो कारण हो गए। मतलब जो सबसे पहले ज्ञान होता है वो है सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, और जो सबसे अंत में ज्ञान होता है वो है केवल ज्ञान प्रत्यक्ष। इसीलिए हमने प्रत्यक्ष को सबसे आगे रखा है, प्रारंभिक और सर्वश्रेष्ठ होने के आधार पर। क्या बोला? मतलब सिर्फ दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं। दो वर्ड्स कौन कौन से हैं? प्रारंभिक ज्ञान कौन सा है? सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान प्रत्यक्ष। इस दृष्टि से हम प्रत्यक्ष को सबसे पहले रखते हैं। सबको ख्याल में आ गई बात? अरे हाँ कि ना? ना? हाँ ना? देखो, हाँ, क्या नाम है भैया आपका? श्रेयांश। जब तक मैंने तुम्हें देखा नहीं था तब तक मुझे तुम्हारा नाम पूछने की इच्छा पैदा हुई थी क्या? नहीं। अब तुम्हारा नाम से मुझे याद आ रहे हैं आदिनाथ भगवान का सबसे पहले होने वाला आहार। अब बताओ कितने दिन मुझे तुम्हारा नाम याद रहेगा? कितने सारे दिन याद रहेगा। तो तुम्हें देखना कौन से इंद्रिय का काम है? चक्षु इंद्रिय का काम है। और ये कौन सा ज्ञान कर रहा है? इसी को कहते हैं सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। क्या कहते हैं? अब यदि ये नाम मुझे कल भी याद रहा तो उसे क्या कहेंगे हम? स्मृति। याद रहा ना, मेमोरी में आ गया, स्मृति कहेंगे। और स्मृति क्या है? स्मृति है परोक्ष प्रमाण। जब तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ तब तक परोक्ष नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपको इंद्रिय की प्रवृत्ति का मतलब होता है द यूज ऑफ योर सेंसेस। आप जो भी सेंसेस हैं आपके, कितने सेंसेस हैं हमारे? 5 सेंसेस। कौन कौन से होते हैं 5 सेंसेस? मतलब 5 इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। इन्हीं 5 को इंग्लिश में बताओ। स्पर्शन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टच सेंस। रसना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्ट सेंस।
घ्राण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्मेल सेंस। इसको स्मेल सेंस इस ओडर सेंस कहते हैं। ओडर इज अ लिटिल बेटर वर्ड। अच्छा, चौथा कौन सा है? आइज। आइज को कौन सा सेंस कहते हैं? इसे विजन भी कहते हैं, वैसे सही ट्रांसलेशन इसका साइट है, SIGHT, साइट सेंस। और पांचवा क्या है? कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नो, इसे कहते हैं हियरिंग सेंस। या दैट्स राइट, ठीक है। तो इस हिसाब से पता चलता है कि जब भी इन 5 की प्रवृत्ति हो रही होगी और साथ में आपको ज्ञान हो रहा होगा तो उसे हम कौन सा ज्ञान कहेंगे? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। जब भी आप इंद्रियों का प्रयोग करके, सेंसेस का प्रयोग करके ज्ञान करते हैं तो उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ये वास्तव में प्रत्यक्ष है कि नहीं है? क्योंकि इसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन जगत में आपको बताना हो तो कैसे बताओगे? उसके लिए हमने इसे प्रत्यक्ष बनाया। लेकिन इसकी कीमत सबसे ज़्यादा है। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप न्यायालय में चले गए। कहाँ चले गए? न्यायालय में चले गए। और न्यायालय में आपने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए 10 बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स दिए। आपने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया, आपने ये दिया, वो दिया, बड़ी बड़ी बातें कह दी। और यदि एक गवाह आ गया, गवाह का पता है दूसरा नाम क्या होता है? प्रत्यक्ष दृष्टा। यदि एक गवाह आ गया तो आपकी सारी की सारी बात मटिया मेट। कैसे? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणों से ज़्यादा प्रबल, वैलिड माना जाता है। यदि आपने जैसे किसी लड़के ने चोरी करी, क्या की? चोरी की। और जब उसने चोरी करी थी तो दूसरा बच्चा बाद में आया, उसने देखा उसका सामान नहीं है और सब पहुंच गए वार्डन के पास। अब वार्डन के पास पहुंचने पर हिसाब किताब लगा, 4-5 बच्चे इकट्ठा हो गए, ये भी हो सकता है, 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 सबका बैठ करके हिसाब लग रहा है। अब बताओ कैसे पता चले कि किसने चोरी की थी? अब यदि एक भी लड़का आकर के ये कह देना, भैया मैंने इसे वहां जाते हुए देखा था उसी टाइम पर, या कोई कह दे अरे मैंने इसकी अलमारी को छूते हुए देखा था, अरे मैंने इसे इसके पर्स में से पैसे निकालते हुए देखा था, इन सब की बात को सही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। अब फिर वो यदि ये सिद्ध करे, अरे मैं तो इसका परम मित्र हूँ, मैं तो इसके वॉलेट में से पैसे निकाल करके ले गया था इसके लिए सब्जी लाने के लिए, तब तक सारा काम खराब हो गया, लेकिन मेरे बाद जो गया था ना वो चोरी करके गया है। मतलब मेरे कहने का मतलब, मैं आपको सिर्फ एक कहानी सुना रहा हूँ जिससे आपको ये पता चले प्रत्यक्ष प्रमाण को परोक्ष प्रमाण से कैसे ज़्यादा कीमत मिलती है। और फिर हमने क्या किया? हमने किया वो क्या करते हैं, वो फिंगरप्रिंट टेस्ट। और फिर जो पैसे इसके वहाँ से गए थे वो पैसे किसी और के यहाँ मिले, तो 2 जगह फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए, उस लड़के के भी जिस लड़के के पैसे हैं और उसके भी फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए जिसने उठाए हैं। तो पता चल जाएगा असली चोर कौन है। इस हिसाब से मेरे कहने का मतलब है, अब वो फिंगरप्रिंट टेस्ट ज़्यादा बड़ा हो गया, वो परोक्ष था लेकिन अब वो ज़्यादा बड़ा हो गया, मतलब उससे प्रत्यक्षता का आभास हो गया। सीधी सी भाषा में मुझे इतना कहना है, सबसे पहला जो प्रमाण होता है उसका नाम है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। आपकी इंद्रियों से आपने जो भी जाना है उसको हम साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है वो उसकी याद बनी रहती है। याद बनी रहती है तो फिर किसी और चीज़ को देख करके उसकी याद फिर से आ जाती है, फिर उसके साथ किसी दूसरी चीज़ का हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, और फिर जब भी मौका पड़ता है तो हम उन दोनों को साथ में याद कर लेते हैं। ये पूरी परंपरा चलती है परोक्ष प्रमाण की। कभी अपने को पढ़नी है वो परंपरा, अभी चिंता आप उसकी मत कीजिए, ठीक है? तो सबको ये समझ में आया, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में 2 चीज़ें वर्क कर रही थी। कौन कौन सी? आपकी आंख भी वही देख रही थी और आपका ज्ञान भी वही था। तब जाकर के आपको पता चला ये लड़के ने आज रेड और ब्लैक चेक्स की शर्ट पहनी थी।
नहीं तो आपको नहीं पता चल सकता कि कौन सी चीज़ कब कहाँ क्या कर रही है। समझ गए? पक्की बात है। तो दो चीज़ें आपको मिनिमम क्या चाहिए साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में, यह है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष मतलब याद रखने के लिए, और यह है द्रव्येंद्रिय और यह है भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय की प्रवृत्ति होगी कि नहीं होगी? होगी। और तदनुकूल भावेंद्रिय की प्रवृत्ति होगी कि नहीं होगी? होगी। बात समझ में आ गई भैया सबको? 100%। मेरे हाथ में क्या है? मोबाइल। मेरे हाथ में क्या है? मोबाइल। कैसे, मुझे कैसे पता? मैं तो उसे नहीं देख रहा हूं। तो मेरे कौन से इंद्रिय का विषय बना ये? मेरे ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय बन रहा है। अब स्पर्शन इंद्रिय के साथ मेरा उपयोग वहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं। अरे उपयोग का मतलब सिर्फ आंखें थोड़ी होता है, पांचों इंद्रियों में से कुछ भी हो सकता है। तो मेरे हाथों के स्पर्श की फीलिंग मुझे हो रही है। ऐसा जब होता है तो उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। अब कभी कभी साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की क्रिया तो होती है लेकिन ज्ञान नहीं होता। जैसे अरे अभी कौन गया वहां से? नहीं पता चला ना अभी कौन गया वहां से? बस वैसे कोई नहीं गया था, लेकिन हमें क्यों नहीं पता चला कोई गया? क्योंकि हमारी आंखें उस दिशा में होते हुए भी वहां ध्यान नहीं जाता। इसका मतलब द्रव्येंद्रिय की प्रवृत्ति तो हुई लेकिन भावेंद्रिय नहीं हुआ। तो बताओ साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहेंगे क्या उसे? हम नहीं कहेंगे। अब समझ में आ रही है आपको बात कि जो लोग ये कहते हैं इंद्रियों से ज्ञान होता है, इंद्रिय मतलब ये बाहर की प्रवृत्ति से ज्ञान होता है, ऐसे लोगों का चश्मा सर पर रखा रहता है फिर भी उन्हें नहीं पता चलता कि कहाँ है चश्मा। समझ आ रही है आपको बात? सिर्फ इंद्रियों की प्रवृत्ति से हम प्रमाण का हिसाब नहीं लगा सकते, वहां पर उपयोग भी जाना चाहिए। अब 10 चीजें आपके हाथ में हो, सपोज आपके हाथ, आपकी उंगली में 10 उंगलियों में एक एक अंगूठी हो। काश ऐसा दिन आ जाए। फालतू दिन होगा वो, समझ लेना, क्योंकि तुम सबसे डरे हुए इंसान होगे इस दुनिया के। जाने दो, तुम्हारी हर उंगली पर एक अंगूठी है। अब मैं तुमसे पूछूं, बताओ लेफ्ट वाले से दूसरे नंबर की, मतलब ये जो अनामिका नाम की है, उसमें कौन सी अंगूठी है? तुम कितना दिमाग लगाना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। ये वाला था, ऐसा था, फिर वो खरीदा था, वहाँ खरीदा था, फिर ये था, फिर पहन ली थी, नहीं फिर किसी ने कह दिया था ये वाली हीरा इस उंगली में नहीं उस उंगली में पहना जाता है, फिर मैंने बदल लिया था और मर गए। एक उंगली का हिसाब लगाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। कहने का मतलब ये है कि वो उंगली की फीलिंग आपको हो रही है कि उस उंगली में अंगूठी है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि उसमें कौन सी अंगूठी है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको परोक्ष प्रमाण का सहारा लेना पड़ता है। अर्थात एक समय में बहुत सारे गेय होंगे, उन गेयों में से कुछ गेय तो हमारे सामने होते हैं और कई सारे गेय हमारे सामने नहीं होते हैं। तो जो हैं उनसे जो नहीं है इनका हिसाब लगाया जाता है, उसे कहते हैं परोक्ष प्रमाण। क्या बोला? जो हैं लेकिन उनसे उनका हिसाब लगाया जा रहा है, जो नहीं है उसे कहते हैं परोक्ष प्रमाण। अच्छा बताओ, ये जगह खाली है क्या? कैसे पता तुम्हें? यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं, इसका मतलब ये जगह खाली नहीं है। तो अब खाली नहीं है ये आपको दिख सकता है क्या कभी? अरे ये जगह खाली नहीं है, ये आप आंखों से देख करके, इंद्रियों से छू करके फाइंड आउट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अरे खाली है कोई जगह, कैसे पता चलेगा तुमको? इंद्री जैसे हाथ गया और आ गया, इसका मतलब कोई यहाँ पर नहीं है। तो कोई नहीं है पता चला कि ये पता चला कि यहाँ पर कोई है, कोई नहीं है, यही पता चला ना। और वो इंद्रिय ने बताया क्या? इंद्रिय ने तो बताया नहीं। इंद्रिया तो वो बता सकती हैं कि जिनको वो छू लें। तो अच्छा मैं पूछता हूँ, ठीक है यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ वो जो कोई नहीं है उसका कलर क्या है? वो सॉफ्ट है कि हार्ड है? तो कोई नहीं है मतलब अभाव का कोई रंग नहीं होता,
उसका कोई आकार नहीं होता, उसका कोई हल्का भारी रूखा चिकना खड़ा कुछ भी नहीं होता। तो हम कैसे बताएंगे कि अभाव नाम की चीज़ यहाँ है? वो तो हम सिर्फ लॉजिक से बता सकते हैं ना कि यहाँ पर कोई है, इसका मतलब खाली जगह नहीं है। अब ये खाली जगह होना ना होना जो बताया जाता है, इसको दूसरी भाषा में कहते हैं अनुमान। समझ में आ रही है आपको बात? इसको परोक्ष प्रमाण का ज्ञान हो गया। जो है उससे क्या नहीं है का ज्ञान हुआ, तो ये क्या हुआ? परोक्ष प्रमाण। जो है उसका ज्ञान होना क्या होगा? प्रत्यक्ष प्रमाण। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जैसे देखो, खड़े हो बेटा, इस लड़के ने, घूम जाओ, ये भैया, क्या नाम है भैया आपका? जिनय। ओहो क्या बात है, जिनय इनका नाम है। जिनय भैया ने चश्मा पहना है कि नहीं पहना है? सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। क्या इससे इस बात का आपको पता नहीं चलता कि इनकी आंखें खराब हैं? सॉरी बट व्हाट टू से, इससे पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है इनकी आंखें खराब हैं? है। इनका चश्मा आपको किसी इंद्रिय से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दे रहा है। तो इनका चश्मे का जो हमको ज्ञान हो रहा है वो क्या है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है कि नहीं है? है। यहाँ तक सबको बात समझ आ गई? ठीक है। अब लेकिन ये जो चश्मा दिखाई दे रहा है और इससे इनकी आईसाइट खराब है, ये पता चल रहा है, तो इनकी आईसाइट आपको दिख रही है क्या? आईसाइट नहीं दिख रही। इनकी आंखों में आइरिस का वो फोकस लेफ्ट साइड में कितना है तुम्हारा नंबर? 1। हाँ, लेफ्ट साइड में 1 mm सरक गया है। वो फोकस जो लेफ्ट साइड में 1 mm सरक गया है, ये आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। लेकिन आपको ये सारी बातें सही हैं, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा? पता चल रहा है। इसे क्या कहते हैं? इसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो जो दिखने वाली चीज़ें हैं, महसूस करने वाली चीज़ें हैं, इंद्रियों से गम्य वस्तुएं हैं, जिनको सीधी सी भाषा में हम पुद्गल कहते हैं। उस पुद्गल का ज्ञान कौन करा सकता है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। कितने द्रव्य होते हैं जैन दर्शन में? पक्का 100%? अच्छा, जाति अपेक्षा 6 होते हैं। और वैसे अच्छा, जाति अपेक्षा 2 हो सकते हैं क्या? जाति अपेक्षा 3 हो सकते हैं क्या? वेरी गुड, बट लगाना भी पड़ेगा कहने से नहीं होगी बात। चलो, जाति अपेक्षा 3 द्रव्य होते हैं। आज मुझे बता दो, मान जाऊंगा मैं उस लड़के को जिसने मुझे बता दिया जाति अपेक्षा 3 द्रव्य। मतलब सिर्फ एक थोड़े से लाइट करने के लिए मूड में पूछ रहा हूँ। बोलो, कोई बता सकता है? क्या बात है, बोलिए, ट्राई कीजिए। यस, ठीक है। और जो बाकी अजीब चेतन का नहीं है वो एक। क्या बात है, जोरदार तालियां बजाइए भैया के लिए, क्या बात है। देखो इन्होंने क्या किया, वो मैं आपको दूसरे टेक्निकल वर्ड्स में बता देता हूँ। इन्होंने कहा जीव अचेतन, अजीव, सॉरी अचेतन नहीं, अरूपी अजीव और रूपी अजीव। समझ आई? जीव, ठीक है। अब रूपी अजीव और अरूपी अजीव। तो जीव द्रव्य में तो जीव द्रव्य आ गया। ऐसा अजीव द्रव्य बताइए जो रूपी हो, पुद्गल अकेला है। और ऐसा अजीव द्रव्य बताइए जो अरूपी हो, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। हो गया 3 हिसाब। ऐसे ही 3 का आप 4 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो। कषाय पाहुड़ नाम का अपना एक बहुत महान ग्रंथ है जिसमें 13 तक ये हिसाब करके दिखाया है, 13 तक। तो आप तो चाहे जितने बनाओ, लाखों करोड़ों अरबों, चाहे जितने बन सकते हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। ठीक है, जाने दीजिए। तो मुझे अभी क्या बताना था आपको? हाँ, मुझे ये बताना था साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष किसका निर्णय करा सकता है? पुद्गल का निर्णय करा सकता है। और इस काम को पता है इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रबलता से किसने किया है? वो किया है एरिस्टोटल ने। किसने किया है?
एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल मतलब अरस्तु, सुना है आपने कभी अरस्तु का नाम? ओह हाउ बैड। 3 फिलोसोफर्स का नाम आप सुन लो आज, और आपको याद रखना चाहिए। वेस्टर्न फिलोसफी में 3 फिलोसोफर्स बहुत फेमस हैं। सबसे पहले का नाम है सुकरात, जिसे अच्छी मतलब ये तो हिंदी वाला नाम है, वैसा उसका नाम है सोक्रेटिस। सबसे पहला सुकरात, सोक्रेटिस। दूसरा है प्लेटो, प्लेटो का नाम हिंदी में और उसमें सेम प्लेटो ही चलता है। और तीसरे का नाम है अरस्तु, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ARISTOTLE, ठीक है। ये 3 मुख्य लेखक हैं जिनका आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो अपन सब फिलॉसफी के अभी स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, बन रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए। चलो, अब इनमें पूरी दुनिया का हिसाब किताब लगवाने में किसने मदद की है? तो सारा काम एरिस्टोटल ने किया है, जिसमें उसकी किताब का नाम है किंगडम ऑफ एनिमल्स। क्या है किताब? किंगडम ऑफ एनिमल्स। उसने उसमें 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन सब के उदाहरण दे दे करके, उनका स्वरूप लिख लिख के बहुत सारी बातें उसने लिखी थी। जंगलों में 12-13 साल रहा था क्योंकि उसे भगा दिया गया था। तो क्या करता बेचारा, दिमाग तो लगाना था उसे, तो उसने जंगल में बैठ के ये सब काम किया है। बट जाने दीजिए। इतिहास में सबसे पुराना ये जो लेख है उसका ही मिलता है। कब का है ये? तो ये समझ लो भगवान महावीर के टाइम का है। क्या भगवान महावीर के टाइम कोई ग्रंथ अपने यहाँ पर अवेलेबल था? क्या भगवान महावीर के 100 साल बाद कोई ग्रंथ हमारे यहाँ अवेलेबल था? नहीं था। क्या भगवान महावीर के और 200 साल बाद कोई ग्रंथ अवेलेबल था? देखो, भारत में ग्रंथ तो थे, जैन ग्रंथ नहीं थे। क्या बोला? भारत में और ग्रंथ तो थे लेकिन जैन ग्रंथ नहीं थे। इसीलिए तो जब मैंने आपसे कहा ना कि हमारे यहाँ हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ में लेट एंट्री की है। हम लोग बिल्कुल जैसे सुपरस्टार्स होते हैं ना, सबसे लेट आते हैं, ऐसे ही हमने सब जगह बहुत लेट एंट्री मारी है। जैसे हाँ, जैसे हमारा आगम का साहित्य है। आगम का साहित्य कब लिखना चालू हुआ? तो पहली शताब्दी, ईसा की कह लो या विक्रम की कह लो, पहली शताब्दी में हमने ग्रंथ लिखे। इससे पहले मीमांसकों के ग्रंथ लिखे जा रहे थे, सांख्यों के ग्रंथ लिखे जा रहे थे। इससे पहले नैयायिकों ने लिखना शुरू कर दिया। इससे पहले वेद तो लिखे जा ही चुके थे, जिन पर तो बहुत बहुत कांड हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये सब पहले से चल रहा था। वेदों का बताओ सबसे पहले खंडन किसने किया? वेद तो सुने आपने, 4 वेद होते हैं। 4 वेद कौन कौन से होते हैं? क्या बात है, तो आप लोग तो सब जानते हो। बताओ 4 वेदों का सबसे पहला खंडन किसने और कब किया था? किसने किया? बौद्धों के बस की नहीं है। सबसे पहले वेदों का खंडन किया था प्रत्यक्षवादियों ने। कौन है प्रत्यक्षवादी? चारवाक। चारवाक के ग्रंथ का नाम क्या है? नहीं पता? देखो, सबसे पुराना उनका जो ग्रंथ है उसका नाम है बारहस्पत्य, बृहस्पति सूत्र। ग्रंथ का नाम है बृहस्पति सूत्र, व्यक्ति का नाम है बृहस्पति, और उसके मत का नाम हो गया बारहस्पत्य। ये ऐसे ही चलते हैं ये लोग, आधे पागल होते हैं। मतलब आधे पागल मतलब ऐसे ही, अपने यहाँ भी ऐसे ही नाम बने। जैसे हमारे भगवान का नाम क्या है? जिन। हमारे भगवान का नाम क्या है? जिन। जिन शब्द में आप क्या प्रत्यय जोड़ दो? नहीं, अण प्रत्यय जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? जैन। तो हम सब क्या कहलाते हैं? जैन। तो जब भी आप ऐसे वृद्धि करने वाले प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो जिन से शब्द बन गया जैन। ऐसे ही बृहस्पति से शब्द बन गया बारहस्पत्य। ऐसे ही भट्ट, उसका कुमारिल भट्ट नाम था ना, भट्ट से बन गया भाट, प्रभाकर से बन गया प्राभाकर। ये सब ऐसे ही करके वृद्धि कर करके ऐसे शब्द बन जाते हैं। बहुत शब्द ऐसे बने हैं, ठीक है। चलो, क्या बता रहा था मैं आपको? वेदों का सबसे पहले खंडन किसने किया? तो बृहस्पति ने किया था। मैं बृहस्पति क्यों बता रहा था? हाँ, ये माना जाता है, बहुत ही खतरनाक बात है ये माना जाता है भगवान महावीर से पहले वेद एग्जिस्ट करते थे। कब? भगवान महावीर से भी पहले वेद लिखे जा चुके थे।
लेकिन फिर इसके संबंध में बहुत सारी मान्यताएं मानी जाती हैं, उसके टाइम के बारे में बहुत मान्यताएं हैं। लेकिन फिर भी ये बात तो पक्की है, आज से भगवान महावीर कितने साल पहले हुए हैं? 2500 साल पहले। अब तो क्या 25 के 26 होने आ रहे हैं चलो, पर हाँ 2500 साल पहले भगवान महावीर हुए थे। तो 2250 साल पहले वेद लिखे गए थे, ये तो मिनिमम माना जाता है। इसका मतलब भगवान महावीर से 250 साल बाद ही वेद लिखे जा चुके थे, और फिर उसके बाद में बहुत खंडन मंडन का सबका काम होता रहा। तो मुझे आपको सिर्फ इतनी सी बात बतानी थी कि ये जितना भी वर्णन हम आगम अध्यात्म का पढ़ रहे हैं, भारत में इसकी एंट्री बहुत लेट हुई है, लेकिन इसकी एंट्री अन्य विश्व के क्षेत्रों में पहले ही हो चुकी थी। तो जैसे जिसको ग्रीक फिलॉसफी कहते हैं, ग्रीक फिलॉसफी में भगवान महावीर के पैरेलल जो टाइम था, वहाँ से ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, लिखित मिलते हैं, इंग्लिश भाषा में मिलते हैं, बढ़िया अंग्रेज़ी में मिलते हैं, आप उनको खुद पढ़ सकते हैं। आज उनका रूप भी बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन उन सब का भी संकलन जो हुआ वो सब बहुत लेट हुआ है, तो उसके हिसाब से कहानी बिल्कुल अलग है। मुझे क्या बताना था आपको? मुझे सिर्फ इतना बताना था कि साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष क्या काम करता है। तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष मात्र पुद्गल द्रव्य का निर्णय करा सकता है। वो कैसा होता है? हल्का, भारी, रूखा, चिकना या खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, सुगंध, दुर्गंध, काला, पीला, नीला, लाल, सफ़ेद, यही हिसाब लगा सकता है। कौन? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो अब हमको क्या बड़ी प्रॉब्लम हो गई? ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि अब हम जीव का निर्णय कैसे करें। तो जीव का निर्णय करने के लिए एक विशेष प्रमाण को जन्म दिया गया, जिसको इतिहास में सबसे पहले किसने लाया था? नैयायिकों ने। कब लाया था? 4वीं शताब्दी में। नैयायिकों ने, जैसे मैं आपको याद है ना, अक्षपाद का नाम बताया था मैंने। सबसे पहले अक्षपाद हुए थे जिन्होंने 16 प्रकार के तत्व, जल्प, वितंडा, धर्म, शास्त्र, ज्ञान, अज्ञान, ऐसे बहुत सारे उन्होंने तत्व दिए। उन सब 16 प्रकार के तत्वों का परोक्ष प्रमाण में समाहितीकरण पाया जाता है। ठीक है, ये परोक्ष प्रमाण का इतिहास है। परोक्ष प्रमाण कब से चल रहा है? तो अक्षपाद ने सबसे पहले 16 प्रकार के तत्व दिए थे। नाम यदि आपको 16 के चाहिए होंगे तो आपकी किताब में भी लिखा होगा, वो जो छोटी वाली किताब है ना, क्या नाम है उसका? अरे आपके कोर्स में जो है किताब, दर्शन शास्त्र का परिचय, उसमें मिल जाएगी। और ना समझ में आए उसमें मतलब 2-4 के नाम ही दिए हैं सैंपल रूप में, बाकी के मुझसे ले लेना बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले अक्षपाद ने अपने परोक्ष प्रमाण के संबंध में बात कही। तो अक्षपाद का खंडन करने के लिए कौन बौद्ध आया था? दिग्नाग। क्या बात है, क्या बिल्कुल तेज दिमाग है आप लोगों का। दिग्नाग आया था। तो दिग्नाग जी ने, बौद्धों के दिग्नाग जी ने भी क्या किए? परोक्ष प्रमाण का स्वरूप बताया। लेकिन इनका परोक्ष प्रमाण का स्वरूप बिल्कुल ही अलग था। कैसे अलग था? तो अब जब आप चीज़ें पढ़ोगे ना, जैसे आपने पढ़ लिया सविकल्प और निर्विकल्प के भेदों से बौद्धों के यहाँ 2 प्रकार के प्रमाणों में भेद होता है। बौद्धों का सविकल्प प्रत्यक्ष पढ़ लिया आपने। निर्विकल्प सविकल्प प्रत्यक्ष का जो प्रत्यक्ष तो निर्विकल्प होता है, अनुमान सविकल्प होता है। ऐसा जो उनका भेद है, ऐसा जो भेद है वो पढ़ लिया ना आपने। ठीक है, हाँ चलो, तो वो अभी उसकी बहुत बातें आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो दिग्नाग ने परोक्ष का खंडन किया, और फिर इसके बाद में दिग्नाग का खंडन किसने किया? आचार्य अकलंक देव ने। आचार्य अकलंक देव ने भी सबसे पहले परोक्ष प्रमाण का ही वर्णन किया है। कहने का मतलब 10वीं शताब्दी तक सब लोग परोक्ष प्रमाण पर ही दिमाग लगाया करते थे। प्रत्यक्ष प्रमाण की किसी को ज़्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि वो तो सबको सामने दिख ही रहा है, उसे तो सब मानते ही हैं। इंद्रियों से जो दिख रहा है उसे मानने में किसे तकलीफ होगी? तो किसी को तकलीफ नहीं होती। ठीक है, तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन उसका विषय मात्र मूर्तिक पदार्थ होते हैं। अब यदि अमूर्तिक आत्मा का आपको निर्णय करना है
सम्यक दर्शन करना है, बताओ कौन सी इंद्रिय से सम्यक दर्शन हो जाएगा? एक काम करता हूँ, स्पर्श इंद्रिय पे फोकस डालता हूँ, अब भी आग निकल आएगी, निकल जल्दी जल्दी। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। मतलब इंद्रियों से ये काम नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको इंद्रियों के अलावा एक ज्ञान का साधन चाहिए। बताओ हमारे पास है इंद्रियों के अलावा कोई ज्ञान का साधन? नहीं है ना। कैसे सम्यक दर्शन होगा? अपन तो सब असंगी पंचेंद्रिय हो गया सबके सब। अरे हमारे पास मन है, और मन की शक्ति के संबंध में कितनी सारी बातें आपने सुनी होंगी। तन की शक्ति, मन की शक्ति, सुना है कभी आपने? आपके ज़माने का नहीं है, ये टीवी पर पहले आता था। जाने दो, क्या बता रहा था मैं? मन की शक्ति। ये मन ही वो है जो आपको 7वें नरक ले जाता है, और ये मन ही वो है जो आपको मोक्ष ले जाता है। क्या बोला? इसी मन के चक्कर में यदि आपने संसार के पर पदार्थों को अपना मान लिया है तो आप नरक चले जाओगे, और इसी मन की चंचलता को आपने एकाग्र करके ध्यान लगाया है तो आप मोक्ष पहुंच जाओगे। समझ आ गई बात? तो ये सारा खेल मन में होता है। इसीलिए मन की सिद्धि करनी हो तो कैसे की जाएगी? परोक्ष प्रमाण से की जाएगी। क्यों? मन दिखता नहीं है। 5 इंद्रियां दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं? दिखती हैं। मन दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता है। इसीलिए ये मन के चक्कर में परोक्ष प्रमाण को सबने स्वीकार किया। समझ आ गई सबको बात? तो ये परोक्ष प्रमाण को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक क्या सही है क्या गलत है इसका हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। इस दृष्टि से परोक्ष प्रमाण की बात है। परोक्ष प्रमाण में कोई द्रव्येंद्रिय की प्रवृत्ति होती है क्या? द्रव्येंद्रिय की प्रवृत्ति होती है कि नहीं होती है? नहीं होती। लेकिन भावेंद्रिय की प्रवृत्ति होती है कि नहीं होती है? होती है। बिना इसके तो हमें कोई भी ज्ञान नहीं होने वाला। भावेंद्रिय मतलब कल क्या बताया था? भावेंद्रिय की परिभाषा बोलो। भावेंद्रिय के 2 भेद कल पढ़े थे, बताइए। आप ही ने बताए थे शायद कल भी, बोलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। द्रव्येंद्रिय के भेद होते हैं निर्वृत्ति और उपकरण। भावेंद्रिय के भेद होते हैं लब्धि और उपयोग। उपयोग क्या होता है? तो ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति को उपयोग कहते हैं। यदि आपका उपयोग नहीं लगा तो आपको कोई भी ज्ञान नहीं होने वाला है। इसीलिए ये परोक्ष प्रमाण में भावेंद्रिय की प्रवृत्ति तो होती है लेकिन द्रव्येंद्रिय की प्रवृत्ति नहीं होती है। पक्का? सबको समझ आ गई बात? चलिए, लास्ट क्या है? लास्ट है मुख्य प्रत्यक्ष। मुख्य प्रत्यक्ष मतलब केवल ज्ञान प्रत्यक्ष, इसको अवधि, मनःपर्य और केवल ज्ञान कहते हैं। इनमें बताओ कौन कौन सी इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है? क्या बात है! ना तो द्रव्येंद्रिय होती है ना भावेंद्रिय होती है। किसमें? केवल ज्ञान में। लेकिन भावेंद्रिय का एक दूसरा रूप होता है। कौन सा रूप होता है? क्षयोपशम। क्षयोपशम में अवधि और मनःपर्य ज्ञान, इन दोनों में क्षयोपशम पाया जाता है। तो कथनचित उसमें हम अवधि और मनःपर्य ज्ञान के कारण अपवाद की दृष्टि से मान लीजिए या कैसे भी मान लीजिए, उसको हम यहाँ स्वीकार करते हैं। अन्यथा उसमें भावेंद्रिय पना तो बिल्कुल भी पाया नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? पक्की बात है? चलो, तो इस हिसाब से हमने सामव्यवहारिक और परोक्ष प्रमाण में अंतर देखा है। कल हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, कौन सा वाला सूत्र है हमारा? दूसरे अध्याय का दूसरा सूत्र क्या है? प्रत्यक्षेतर भेद। हाँ, दूसरे अध्याय का तीसरा सूत्र क्या है? और चौथा सूत्र क्या है? हम कल स्टार्ट करेंगे प्रतीत्यंतर अव्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वैषम्यम, और फिर उसके बाद आएंगे हम अपने इस प्रकरण पर। कौन से प्रकरण पर? तीसरे अध्याय के प्रकरण पर। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं वो भी आपको कल ही बताऊंगा। आज की कक्षा में से कुछ प्रश्न हो तो बोलिए। बोलो बोलो। जोर से। यस। नहीं, 16 तत्व अक्षपाद ने बताए थे, नैयायिकों के। उनका खंडन किया था दिग्नाग ने। दिग्नाग ने फिर परोक्ष प्रमाण का स्वरूप अपने हिसाब से बताया था कि
सविकल्पक को परोक्ष कहते हैं और निर्विकल्पक को प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, बोलिए। यस, दिग्नाग का भी खंडन आचार्य अकलंग ने किया, और दिग्नाग तो बौद्धों का हुआ। नैयायिकों का उस समय कौन था? कुमारिल भट्ट, उसका उनका भी खंडन उन्होंने किया है। बोलिए। हाँ, सेंटेंस फिर से बोलूं? हाँ, द्रव्येंद्रिय की प्रवृत्ति के बिना जिस विषय को भावेंद्रिय मात्र से ग्रहण किया जाता है उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। लिख लो, द्रव्येंद्रिय की प्रवृत्ति के बिना, द्रव्येंद्रिय की प्रवृत्ति के बिना मात्र भावेंद्रिय की प्रवृत्ति से जिसको जाना जाता है उसको परोक्ष प्रमाण कहते हैं। जिस विषय को जाना जाता है उसको परोक्ष प्रमाण बताइए। उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग कहते हैं, वैसे अभी उपयोग मतलब आप उपयोग की छोड़ो, पहले इसकी लिखो। किसकी? भावेंद्रिय की। भावेंद्रिय की परिभाषा है स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। इस क्षयोपशम में लब्धि भी आती है और उपयोग भी आता है। तो जहाँ हमारे ज्ञान की प्रवृत्ति होती है उसको कहते हैं उपयोग, और जितने विषयों को जानने की उसकी शक्ति होती है उसे कहते हैं लब्धि। जितने ज्ञेयों को ज्ञान जान रहा है उसको तो कहते हैं उपयोग, और जितने ज्ञेयों को जानने की शक्ति उसकी होती है उसे कहते हैं लब्धि। ठीक है, तो ये लब्धि उपयोग का अंतर समझना आना चाहिए। बोलिए। तत्व का निर्णय कराने वाला कौन सा? जीव तत्व का निर्णय ज्ञान से होता है। और क्या ज्ञान को आप इंद्रियों से जान सकते हो? क्या आँखों से किसी का ज्ञान पता किया जा सकता है? क्या आँखों से अपना ज्ञान पता किया जा सकता है? नहीं, परोक्ष प्रमाण। बैठिए। यस, परोक्ष के भी बता लीजिए। आप बताए थे परंपरा आगम। परंपरा आगम। हाँ, देखिए, परोक्ष के 5 भेद तो आप सबको पता ही हैं। कौन कौन से भेद हैं? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान। इनको 2 तरीके से विभाजित किया गया है। मतलब सबसे पहले तो अनुमान को मेन बनाया और दूसरे को कहा आगम। ठीक है, अब अनुमान के अंदर 3 चीज़ें परंपरा से होती हैं। परंपरा से कैसे होती हैं? सबसे पहले आपने किसी चीज़ को देखा, देखने पर वो आपको याद हो गई कि नहीं हो गई? हो गई, उसको कहते हैं हम स्मृति। याद हो जाने के बाद में क्या होता है? प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान कैसे होता है? अब सब इसकी प्रोसेस अपन कल डिटेल में बात करेंगे। होता क्या है? प्रत्यक्ष के बाद स्मृति, स्मृति के बाद प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान के बाद तर्क, और तर्क के बाद अनुमान। तो ये 3 कैसे हुए? परंपरा से होने वाले। ये परंपरा से किसके सहयोगी हैं? अनुमान के सहयोगी हैं। बात समझ में आ गई? तो अनुमान के सहयोगी होने से हम अनुमान के 2 भेद बनाते हैं, मुख्य अनुमान और परंपरा अनुमान। परंपरा अनुमान के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्क। किसने लिखा है ये लिखा है वादी राज सूरी नाम के आचार्य ने। उनका निबंध है प्रमाण मीमांसा, उसमें। ठीक है, उनके हिसाब से 3 प्रमाण। कौन कौन से 3 प्रमाण? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। उन्होंने 3 प्रमाण ऐसे बताए। और कोई? बोलिए। यस 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 यस, पॉइंट। इसका मतलब साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। सब बातें कल आएंगी, सो नथिंग टू वरी। ठीक है, चलिए, बोले महावीर भगवान की। बाकी सारी बात